नमस्कार बंधुओं, आज आपसे मुखातिब होने का मौका मिला है। मेरे अपने विद्यार्थियों ने मुझसे कहा कि सर, साहित्य में जो छंद विधा है और ख़ास तौर से उस विधा में जो मात्राओं का सामंजस्य है कि कहाँ लघु आनी चाहिए, कहाँ गुरु आना चाहिए, ये बात कई बार हम भ्रम की स्थिति में होते हैं। तो मैं आज वो जानकारी बहुत कम से कम समय में देना चाहता हूँ ताकि आप समझें भी और आपके लिए ये बड़ा उपयोगी भी हो। जैसा कि आप जानते हैं कि सब विद्याओं का मूल वेद है। उसके 6 अंग माने जाते हैं। उनमें से एक अंग है छंद शास्त्र। उसे वेद के 2 चरण बताए गए हैं। छंद शास्त्र या छंद के ज्ञान को वेद के चरण बताने का अभिप्राय यह है कि जैसे भौतिक जगत में बिना पैरों के मनुष्य पंगु होता है, वैसे ही काव्य रूपी सृष्टि में छंद के ज्ञान के बिना न तो वह काव्य को यथार्थ बोध कर सकता है और न शुद्ध व श्रेष्ठ काव्य की रचना ही कर सकता है। इसलिए छंद शास्त्र का ज्ञान बहुत आवश्यक है। पर बंधुओं, आप जानते हैं कि छंद की रचनाओं में सबसे महत्वपूर्ण है उसकी मात्राओं के बारे में जानकारी। आप जानते हैं कि छंद की रचना के प्रसंग में गुरु और लघु 2 प्रकार की मात्राएं होती हैं और मैं आपको इस पुस्तक के माध्यम से स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जैसे वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है और उस छोटी इकाई में आप जानते हैं कि वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन, जो अपने उच्चारण की पूर्णता में स्वयं सक्षम है। आप समझें फिर से एक बार कि जो अपने उच्चारण में पूर्णता से सक्षम है, यानी बिना किसी सहायता के बोले जा सकते हैं, स्वर कहे जाएंगे। जिन वर्णों के उच्चारण में पूर्णता के लिए स्वरों की सहायता अपेक्षित रहती है, उन्हें व्यंजन कहते हैं और उच्चारण में लगने वाला समय ही ये निर्धारित करता है कि वो ह्रस्व हैं या दीर्घ हैं। लघु वर्णों में समय अंतराल कम लगता है, जबकि दीर्घ स्वरों में समय अंतराल अधिक लगता है। और लघु और दीर्घ स्वरों को भी आप जानते हैं 2 मुख्य रूप में बांटा गया है। मात्राओं के बारे में अगर आप देखें, आप ध्यान से देख रहे होंगे पुस्तक का ये पृष्ठ, मात्रा जहाँ लिखा है वहाँ आप यदि ध्यान से देखेंगे तो उसमें स्पष्ट किया गया है कि वर्ण के उच्चारण में जो समय लगता है उस समय या काल को मात्रा कहा जाता है। भले ये पारिभाषिक शब्दावली होगी, पर वास्तविकता भी यही है कि जिनका काल लघु वर्ण के उच्चारण में लगता है उनकी एक मात्रा मानी जाती है, यानी उच्चारण का समय कम होगा तो मात्रा 1 होगी, जिसे लघु भी कहा जाता है। जितना काल गुरु वर्ण के उच्चारण में लगता है उसकी 2 मात्राएं मानी जाती है, क्योंकि गुरु वर्ण के उच्चारण में लघु वर्ण के उच्चारण में दुगुना काल लगता है, यानी लघु से दुगुना काल। अतः वर्ण की एक मात्रा गिनी जाती है केवल कम समय लगने वाले लघु वर्ण में, और जिन्हें खड़ी पाई के रूप में पुस्तकों में दर्शाया जाता है, और जो एस का जो आकार है वो गुरु वर्ण के रूप में प्रकट किया जाता है। जैसा कि आप पुस्तक में आप देख रहे हैं कि लघु वर्ण हैं
अ, ई, उ और री, रे, और यही सब स्वर निकलते हैं क, की, कु, क्रिय। दीर्घ वर्ण की दो मात्राएं गिनी जाती हैं और दो मात्राओं को एस चिन्ह के प्रकार से किया जाता है, जिसे गुरु माना जाता है। दीर्घ वर्णों में आप देख रहे होंगे, स्पष्ट तौर पर ध्यान दे रहे होंगे कि आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, अं, अह, ये स्वर हैं जिनकी दो मात्राएं गिनी जाती है, जिन्हें दीर्घ वर्ण कहा जाता है। छंद शास्त्र में किसी भी वर्ण की दो से अधिक मात्राएं नहीं मानी जाती हैं। कहीं कहीं अपवाद स्वरूप बात अलग होती है, पर वास्तविकता यही है। एक बार फिर से आप जान लें, ध्यान दे लें। और लघु स्वर होंगे अ, ई, उ, ऋषि वाला री और री, और दीर्घ वर्ण होंगे आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, अह। इस प्रकार छंद शास्त्र में किसी भी वर्ण की दो मात्राएं मानी जाती हैं। पर बंधु, आज जो आपसे मुखातिब होने का जो मूल कारण ये है, इतनी जानकारी तो अधिकांश तौर पर मिल जाती है आपको, पर इनका उपयोग हम कैसे करें, आज ये महत्वपूर्ण बात मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। जैसे स्वर व्यंजन की मात्राएं हैं, और आप ये बात तो स्पष्टतः समझ लें कि मात्राएं केवल स्वर की होती हैं, व्यंजन की नहीं मानी जाती। मात्रा केवल स्वर की मानी जाती है, व्यंजन की नहीं। छंदों में वर्ण या मात्रा गिनने में केवल स्वर पर ध्यान दिया जाता है, व्यंजन पर नहीं। जैसे आप देख रहे हैं पुस्तक में स्पष्ट तौर पर एक शब्द है ज्योत्सना। अगर ज्योत्सना शब्द को आप ध्यानपूर्वक देखें तो ज्यो मतलब ज, आधा ज है, यो में ओ की मात्रा है, आधा त है, फिर आधा स है, फिर ना है। अगर हम वर्णों की गिनती करें तो आधे वर्णों की गिनती करें तो आधा ज, यानी आधा ज इसलिए कहा मैंने स्पष्ट किया क्योंकि ज जो स्वर रहित है उसे बोलचाल में लोग कहते हैं कि यह आधा है। पूर्णतः हमें कहना चाहिए कि स्वर रहित है। तो जो स्वर रहित है वो उसकी मात्रा नहीं गिनेंगे। इसमें आप देखें ज्योत्सना जो शब्द है उसमें केवल रीति का य में ओ की मात्रा है और ना में आ की मात्रा है। स्पष्ट करेंगे। शब्द की केवल 4 मात्राएं हैं। अगर ध्यानपूर्वक देखेंगे तो ज, य, ओ, त, स, न, आ। इसमें ज, य, त, स, न इन व्यंजनों की कोई भी मात्रा नहीं मानी जाएगी, और केवल मात्राएं स्वरों की ओ तथा आ की मानी जाएगी। यानी आप देख रहे हैं य पर ओ की ध्वनि है तो केवल ओ, और ना में केवल आ की ध्वनि है तो केवल आ की मात्रा है। यानी दोनों ही जो मात्राएं हैं वो दीर्घ हैं। ओ की मात्रा भी दीर्घ है, आ की मात्रा भी दीर्घ है, तो दोनों की दो मात्राएं मानी जाएंगी, अर्थात तो 4 होंगी। ज्योत्सना जो कि इतना विस्तृत शब्द, पर अगर मात्राओं की गिनती करें, स्वरों की गिनती करें तो केवल 2 स्वर हैं, ओ और आ, और दोनों दीर्घ स्वर हैं, इसलिए मात्राएं भी 4 गिनी जाएंगी। तो ये बात तो अक्सर लोग जान लेते हैं, पर मूल तौर पर इससे भी आगे जो बात समझने की है
वो ध्यान देने की कोशिश करें बंधुओं। कि कई बार हम क्या करते हैं कि जैसा कि आप जानते हैं कि कभी कभी समय और परिस्थितियों के अनुकूल लघु भी दीर्घ हो जाते हैं, और जहाँ कहीं महत्ता नहीं होती दीर्घ की, वो दीर्घ कभी लघु हो जाते हैं। ऐसा ही कुछ साहित्य में भी है। आप देखें ध्यानपूर्वक, यदि संयुक्त अक्षर से पूर्व उदाहरण के तौर पर आप पुस्तक में ध्यान दे रहे होंगे, जैसे सत्य लिखा है, स लघु वर्ण है जिसमें अ स्वर उच्चारित हो रहा है, और आगे संयुक्ताक्षर के रूप में त्य। जब हम सत्य शब्द का उच्चारण करते हैं तो स पर अधिक बल दिया जाता है, और जब स पर अधिक बल दिया जाता है, स के उच्चारण में जब अधिक समय लगता है, तब स वर्ण की 2 मात्राएं होंगी, और बाद जो त्य जो है उसकी 1 मात्रा होगी। ठीक उसी प्रकार जैसे देखें कर्म में जब हमने उच्चारण किया तो क को अधिक बल मिला, और चूंकि इसके आगे वाला जो वर्ण है वो संयुक्त अक्षर है, तो इसलिए क पर अधिक बल मिला, और अधिक बल होने के कारण क की भी 2 मात्राएं गिनी जाएंगी, और ऊपर वर्ण र और मैं है उसकी केवल जो मात्रा गिनी जाएगी वो 1 गिनी जाएगी। इसी प्रकार वज्र में भी ज और र संयुक्त अक्षर है, व पर अधिक बल दिया गया, इसलिए व की 2 मात्राएं हैं। और इस प्रकार से आपने ये देखा कि पहला वर्ण लघु है, लघु वर्ण होने के बाद भी 2 मात्राएं गिनी गई, और जबकि आप देख रहे हैं बाद का जो संयुक्त अक्षर है उसकी 1 मात्रा ही गिनी जानी है। सत्य में स, कर्म में क, वज्र में व की 2 मात्राएं हैं, क्योंकि क्रमशः च, रम और ज्र संयुक्त अक्षरों से पूर्व हैं। ऐसा इसलिए माना जाता है कि संयुक्त अक्षर के कारण उससे पूर्व में लघु वर्ण के उच्चारण में दुगना काल लग जाता है, जैसा कि मैंने पहले आपको स्पष्ट किया। ये तो लघु वर्ण कैसे गुरु हुआ, इसका एक प्रथम नियम हुआ। अब दूसरा नियम यदि आप समझें, कहीं कहीं विसर्ग की बात आती है, विसर्ग से युक्त शब्द होता है, उस विसर्ग से युक्त शब्द में भी आप देखते हैं कि पहले विसर्ग से पूर्व जो वर्ण है उसमें अधिक समय लगता है, जैसे दुख। अब दुख में विसर्ग है तो भले ही द पर लघु मात्रा है, पर मात्राएं 2 गिनी जाएंगी, ख की 1 गिनी जाएंगी, दुख। और ऐसे ही निश्रुत्र नी की 2 मात्राएं गिनी जाएगी, हालांकि वो लघु वर्ण है, स्वर है, पर दोनों की 2 मात्राएं गिनी जाएंगी, यानी दीर्घ मात्राएं गिनी जाएंगी। तो ये बंधुओं आप ये स्पष्ट कर लें, समझ लें कि जहाँ भी आपको विसर्ग दिखाई पड़ता है उससे पूर्व यदि लघु स्वर है तो भी आप ये मान के चलें कि उसकी 2 मात्राएं ही गिनी जाएंगी। ठीक उसी प्रकार यदि मान लीजिए तीसरा नियम अगर आप देखें तो अनुस्वार से युक्त होने पर, यदि आप देखते हैं हंस में जब हमने उच्चारण किया तो ह पर अधिक बल दिया गया, तो इसलिए ह और अनुस्वार की जो मात्राएं होंगी वो 2 होंगी। पंडित
पंडित में भी चूंकि अनुस्वार है तो इसलिए भी इसकी भी 2 मात्राएं होंगी। मंगल, मंगल में भी म पर जो है अधिक बल दिया गया है, इसलिए इसकी भी 2 मात्राएं होंगी। तो बंधुओं जान लें कि हंस में है पर, पंडित में पै पर अनुस्वार है, मंगल पर मैं पर अनुस्वार हैं, तो इनकी 2 मात्राएं गिनी जाएंगी। और इसके आगे जो भी वर्ण हैं उनके स्वर के अनुसार जो है मात्राएं गिनी जाएंगी। किंतु बंधुओं आप ये जान लें, अर्धचंद्र यानी अनुनासिक्य बिंदु से युक्त होने पर लघु वर्ण की मात्रा में कोई अंतर नहीं पड़ता है। ये केवल अनुस्वार की बात है, अनुनासिक्य की नहीं, चंद्र बिंदु की बात नहीं। चंद्र बिंदु पर लघु ही गिना जाएगा। जैसे कि हंसी है, अब हंसी में ह पर अनुनासिक्य है, इसीलिए उसकी एक ही मात्रा गिनी जाएगी। गवई आप देख रहे हैं, गवई, गवई ग पर अनुनासिक्य है, चंद्र बिंदु है, तो उसकी भी 1 मात्रा ही होगी। तो ये आप स्पष्ट तौर पर जान लें कि अनुस्वार और अनुनासिक्य में जब हम छंद की मात्राएं गिनते हैं तो ये इस बात को अवश्य जान लें। तो ये संयुक्त अक्षर से पूर्व और उसके बाद विसर्ग के बाद और फिर अनुस्वार के बारे में हमने जाना। और अब एक ख़ास बात और भी, जब कभी हम रामचरितमानस में चौपाइयाँ पढ़ते हैं या जब कभी पद्य के उच्चारण को हम करते हैं तो ये मात्राएं उच्चारण पर निर्भर करती है। आप पुस्तक में देख रहे होंगे, दूसरा संयुक्त व्यंजन से पूर्व लघु वर्ण को पढ़ने में यदि उस पर जोर नहीं पड़ता है, यदि समय नहीं लगता है, जैसा कि सत्य में लगा, कर्म में लगा, वज्र में लगा, ऐसा अगर शुरू में अगर जोर नहीं पड़ता है तो वहाँ पर लघु ही रहता है, मात्रा लघु ही रहती है, उसकी मात्रा लघु ही मानी जाती है। जैसे उदाहरण के तौर पर तुम्हारा, तुम्हारा जो शब्द है उसमें तू में उक का लघु स्वर है, लघु मात्रा है, तो पढ़ने पर जोर नहीं पड़ता है, इसलिए उसकी 1 मात्रा ही गिनी जाती है। तो ये आप समझ ही रहे हैं, देख रहे हैं और आप समझ भी रहे हैं। फिर भी किसी प्रकार की कोई शंका हो, कोई बात हो तो संदेश भेज सकते हैं, बात कर सकते हैं। और ऐसे ही ए और ओ वर्ण का उच्चारण ह्रस्व अर्थात हम लघु के रूप में भी करते हैं। हालांकि ए और ओ आप जानते हैं कि दीर्घ स्वर हैं, पर जब इसका उच्चारण, इनका उच्चारण जब हम लघु के रूप में करें तो इसकी मात्रा लघु ही मानी जाती हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर आप देख रहे हैं, स्पष्ट है कि करत जो बन सुर नर मुनि भावना। एक बार फिर से देखिए, करत जो बन सुर नर मुनि भावन। यहाँ जो उच्चारण जू के सदृश है, अतः जो का को लघु माना गया है। फिर से सुना एक बार प्लीज, करत जो बन सुर नर मुनि भावन। इसमें जो का जो उच्चारण है उस पर अधिक बल नहीं दिया गया है, तो इसलिए ओ का स्वर होने के बावजूद इसकी मात्रा 1 ही होगी। इसका मूल आधार है उच्चारण में लगने वाला समय और उच्चारण में बल दिए जाने वाला समय। इसी प्रकार एक चौपाई के अंतर्गत आप सुनते रहते हैं, जही कर जही पर सत्य सने हूँ। मैं जही में जे का उच्चारण दीर्घ न होकर लघु होता है, इसलिए जे की भी 1 ही मात्रा गिनी जाएगी। जही कर जही पर आप देख रहे हैं कि इसमें जो 1 ही मात्रा है वो लघु के रूप में ही उच्चारित की जा रही है। अर्थात वर्णों का गुरुत्व या लघुत्व उनके उच्चारण पर निर्भर करता है।
कई बार भ्रम की स्थिति में होती है, और इसलिए छंद को स्पष्ट करने से पहले मैंने आपसे जो बात की वो इनकी मात्राओं से संबंधित की। जब भी हम छंद का निर्धारण करते हैं, मात्रिक छंद का निर्धारण करते हैं, तो मात्राओं के आधार पर करते हैं। और कई बार विद्यार्थी जब गिनते हैं तो ये कहते हैं कि स तो लघु है जैसे, तो उसकी एक मात्रा लगा देते हैं। तो इस तरह से वो गलतियां हो जाती हैं और कहीं भ्रम की स्थिति होती है। तो इस प्रकार आज हमने ये देखा, महसूस किया कि छंद की जो खास तौर से मात्राएं हैं उनके वर्ण के बारे में है, उनके स्वर की व्यंजन की मात्राओं के बारे में है। आज ये जानकारी हमने केवल यहीं तक रखी है, और उसके बाद हम छंद की विशद जानकारी के लिए उनके गणों के बारे में, उनकी स्थितियों के बारे में, और गण के आधार पर हम छंदों का निर्धारण कैसे और किस प्रकार करें, उसकी एक विशद व्याख्या जो है पुस्तक और पाठक के पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से समझाने की चेष्टा करेंगे। मैं आपसे रूबरू हूँ अपनी आवाज़ के माध्यम से, और जहाँ कहीं कोई बात आपको ऐसा महसूस होता हो कि जिज्ञासा हो कि ये इससे कैसे होगा, क्या होगा, तो आप पूछ सकते हैं, आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आशा है आपको ये जानकारी पसंद आई हो।